नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि थर्मल पावर प्लांट का साइट सिलेक्शन कैसे करना है। तो इस टॉपिक के बारे में जो पहला जो हम वीडियो रिलीज हुआ है वो है कि पार्ट 1 इसमें रिलीज हो चुका है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि साइट सिलेक्शन के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए। पहला तो है कि लैंड, उसके बाद की वाटर, उसके बाद फ्यूल, फिर मैन पावर, फिर बहुत सारे चीज़ ऐसे डिस्कस किया। मतलब ये चीज़ हमको माइंड में रखना है कोई भी पावर प्लांट या नया पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक है, तो वो वाला वीडियो आपने अभी तक देखा नहीं तो ऊपर में, इस ऊपर में ठीक कोने में आई बटन, ये वाला बटन दबा के आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, या मैं वीडियो का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में जो बात करने वाले हैं, आज का वीडियो में जो बात करनी जो मेन चीज़ जो है लैंड, कोई भी पावर प्लांट सेटअप करने के लिए लैंड, वाटर और फ्यूल, ये तीन चीज़ जो है इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या क्या डिटेल में? समझो कि आप वाटर, पानी, सबको जो वाटर चाहिए या पानी चाहिए, पानी आपको कितना पावर प्लांट, कितना पर मेगावाट, कितना क्यूबिक सेंटीमीटर आपको पानी चाहिए, कि फिर फ्यूल कितना कैलोरीफिक वैल्यू जो है, कोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है किस बेसिस पे, मतलब ग्रेड जो है कोलिंग का जो ग्रेड है, ग्रेड 1 2 3 ABCD सो ग्रेड जो बनाया जाता है, तो वो ग्रेड किसके बेसिस पे बनाया जाता है? बेसिस पे बनाया जाता है कि कोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है, GCV ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर पर मेगावाट कितना कंजम्पशन होता है। ठीक है, उसके बाद लैंड कौन सी जगह पे लैंड कितना सस्ता पड़ता है, पर मेगावाट के लिए कितना आपको एकड़ लैंड चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। फिर बात करने वाले कि जो आपका चिमनी का जो हाइट है, स्टैक कितना मेगावाट के लिए कितना स्पेसिफाई किया गया है। फिर एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस है, फिर पावर परचेज जो एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के साथ, ये सब बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो हमारे चैनल ऑल इन ऑल कॉन्सेप्ट को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप थर्मल पावर प्लांट या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, एवं इस टॉपिक के बारे में हम इस चैनल पे वीडियो डालते रहते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और आपको कुछ चीज़ के बारे में पूछना है या जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्च कीजिए यूट्यूब पे ऑल इन वन चैनल कॉन्सेप्ट को एंड रेड वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो न्यू साइट जो है, इस साइट के लिए क्या क्या चाहिए। पहला तो है लैंड, ठीक है। दूसरा जो मेन जो बेसिक चीज़ है फ्यूल, ये तीन चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। फिर लैंड के लिए क्या क्या बेसिक इनपुट है, फिर क्या क्या हमको देखना पड़ता है। यूज ऑफ, पहला जो टॉपिक मैं बताना चाहूँगा, ये जो है लैंड यूज प्लान। लैंड कहाँ कहाँ के आप यूज करोगे, एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बाद में हम बोले कि हाँ या ये स्पेस कम पड़ गया तो हम कहाँ से लेके आए। समझो कि आप किसी स्टोर, मतलब जो मेन प्लांट का जो स्टोर है, मेन स्टोर जो स्टोर रूम जो बनाना चाहते हो, उसके लिए आपने पहला सेक्शन किया कि इसमें 10 एकड़ में हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ बाद में आपका 10 एकड़ भी कम पड़ रहा है। तो ये सब बाद में नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एक प्लानिंग होना चाहिए कि लैंड का यूज कहाँ है। फिर लैंड का कॉस्ट भी मैटर पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट में आपको लेंगे तो ये महंगा पड़ सकता है। ठीक है, फिर लैंड लोकेशन है, अप्रोचमेंट। लैंड लोकेशन क्या है, कौन सा लोकेशन पे लेना चाहिए, क्या किसके साथ बात करना चाहिए। फिर जो डील करते हैं लैंड का, तो उसके बारे में हम बात करें। फिर क्या क्या लैंड का रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए, इस लैंड का साइट स्पेसिफिकेशन डाटा क्या क्या होना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इसके नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिए। पहला क्या है, लैंड रिक्वायरमेंट फॉर मेन प्लांट। मेन प्लांट जो है, मेन प्लांट के लिए
कितना लैंड चाहिए। तो ये नीचे जो आपने एक चार्ट बनाई, नीचे चार्ट भी देख सकते हैं कि अगर 500 मेगावाट का 2 यूनिट है, ये जो दिख रहा है ऊपर में 500 मेगावाट का 2 यूनिट है, तो 40% वो एस जाता है। ये 40% एस मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, मतलब एस का क्वांटिटी कितना होना चाहिए ये। तो उसके लिए कितना हमको एरिया चाहिए, 29 एकड़ चाहिए सिर्फ मेन प्लान इंक्लूडिंग ट्रांसफार्मर यार्ड। ठीक है, अगर आप बॉयलर सेंटर ऑफ बॉयलर भी पकड़े तो बॉयलर का अगर एरिया हो जाएगा 120 एकड़। एकड़ में आप सॉरी, ये जो है डी डायमेंशन मीटर में है, ये विच में 300 मीटर बाय 400, तो ये आपका हो गया 29 एकड़ होना चाहिए। ठीक है, फिर लैंड रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए, बॉयलर साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पेसिफिकेटर, ESP जिसको बोलते हैं, फिर और भी सर चाहिए एसेंशियल एस्पेक्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है, ये सब देखना पड़ता है। फिर दूसरा क्या है, कोल हैंडलिंग प्लांट। कोल हैंडलिंग प्लांट, इसके लिए भी आपका लैंड चाहिए। तो उसके लिए लैंड चाहिए, जो क्या क्या कितना सारा लैंड चाहिए, अगर 200 मेगावाट 500 मेगावाट का अगर 2 यूनिट है तो उसके लिए चाहिए 220 एकड़। फिर 200 एकड़ लोड सेंटर एंड वागन ट्रिपलर, ये सब के लिए 220 एकड़। टोटल आपको कितना चाहिए, 400 एकड़ चाहिए अगर 500 मेगावाट। अगर 800 मेगावाट का 5 यूनिट है आपके पास तो और भी कम में हो जाएगा, 250 मेगावाट पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सब जो आपने पीपीटी देख रहे हैं, ये आपको ज़्यादा अगर जल्दी हो रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी में कवर करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको किसी जगह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप पॉज करके दोबारा इसको देखें, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक बताया गया है। पहला तो देखिए इसमें मेरी गो राउंड, जिसमें क्या होता है कि कोल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग किया जाता है, कोल यार्ड में है। जैसे पहला कि वागन ट्रिपल सिस्टम, इसके लिए भी जगह चाहिए। क्रशर हाउस, इसके लिए भी जगह चाहिए। फिर क्या है, रेलवे और साइड यार्ड, इसके लिए भी जगह चाहिए 20 वगैरह एक्स्ट्रा। तो सब कुछ मिला के हमने यहाँ पे डिस्कस में एक चार्ट में बनाया गया है, कितना मिनिमम टोटल क्वालिटी की होना चाहिए। ठीक है, अनलोडिंग सिस्टम, लोड अनलोड, कोल अनलोडिंग सिस्टम का, उसका भी जगह चाहिए। फिर कोल्ड स्टोरेज रिक्वायरमेंट के लिए मिनिमम 15 या 20 दिन के स्टोरेज के लिए कुछ के लिए भी जगह चाहिए। तो कहीं जगह आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है, पॉज करके ये पूरा स्लाइड को पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर फास्ट हो रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। फिर क्या है, रॉ वाटर रिजर्वर। आपको पानी का जो स्टोरेज है इसको भी रिजर्व करना पड़ेगा। आपके पास अगर थर्मल पावर प्लांट भी है, आपके पास अगर हाइडल पावर प्लांट है, तो पानी का स्टोरेज का तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन फ्यूल हिसाब पेन अगर किया जाए, मेन फ्यूल का अगर हिसाब किया जाए तो हाइड्रो पावर प्लांट के लिए आपका मेन चीज़ है वाटर ही है। अगर थर्मल पावर प्लांट के हिसाब से बात किया जाए तो वाटर रिजर्व के लिए 500 मेगावाट का 2 यूनिट अगर है, 40 एकड़ आपका चाहिए। अगर 800 मेगावाट का 5 एकड़ है, 5 यूनिट है, तो 160 एकड़ आपका एरिया चाहिए। क्योंकि देखिए मेन जो है वाटर क्या है, सोर्स ऑफ वाटर फॉर फॉर द स्टेशन। क्या क्या सोर्स है चाहिए, कूलिंग सिस्टम के लिए चाहिए। फिर रो वाटर कहाँ, फॉर रो कूलिंग सिस्टम के लिए आपका चाहिए। फिर स्टीम के लिए आपका चाहिए वाटर चाहिए। फिर पीने के लिए आपका वाटर चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ के लिए आपका वाटर चाहिए, तो इसके लिए आपको रिजर्वर होना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या है, वाटर सिस्टम में क्या है, वाटर सिस्टम में और भी अगर डिटेल में जाना है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसको बोलते हैं WTP, प्री ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WTP, वाटर सर्कुलेशन सिस्टम, इफ्लुएंट सिस्टम, बहुत बहुत सारा, नेचुरल ड्राफ्ट टाइप कूलिंग टावर सिस्टम, फिर फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग सिस्टम। इसके लिए क्या पूरा वाटर सिस्टम का कूलिंग सिस्टम के लिए पानी का जो ट्रेंच बनाया जाता है उसके लिए टोटल कितना लेना चाहिए। अगर 500 मेगावाट का पर यूनिट है तो 2 यूनिट आपके पास है 500 मेगावाट करके, तो टोटल आपका कितना होना चाहिए। वाटर सिस्टम और नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के लिए 45
एकड़। हाँ तो देखिए फिर इंड्यूस्ड आप कूलिंग टावर के लिए आपका 28 एकड़ चाहिए। तो टोटल कितना एकड़ चाहिए आपका? तो 8 5 13 और 4 2 6 7 तिहत्तर एकड़ एरिया चाहिए। अगर आपका 800 मेगावाट का पाँच प्लांट है तो आपको बहुत कम में हो जाएगा। 150 250 फिर 60 62 मतलब आपका हो जाएगा 262, सॉरी, हाँ 262 एकड़ में आपको हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा पावर प्लांट बड़ा हो जाता है तो क्या है, एरिया छोटा हो जाएगा, कम्पैक्ट हो जाएगा आपका। फिर क्या है, स्विच यार्ड के लिए आपका फिर लैंड चाहिए। स्विच यार्ड के लिए आप देख सकते हैं कि स्विच यार्ड अगर 400 केवी का अगर सिंगल क्या बोलते हैं उसको, जो 1.5 ब्रेकर स्कीम के लिए जो 400 वाट का 400 अगर 400 यार्ड का स्विचर है तो 1.5 ब्रेकर स्कीम के लिए जो 300 मीटर इंटू 350 मीटर जो 500 मेगावाट का 2 यूनिट है उसमें 26 एकड़ आपका चाहिए। अगर आपके पास 2 बस प्लस 1 ट्रांसफर बस स्कीम है तो उसके लिए आपको मतलब 3 बस सिस्टम है, उसके लिए आपको कितना एकड़ चाहिए? 16 एकड़ चाहिए। अगर 765 किलो वोल्ट का 750 केवी का आपके पास 1.5 ब्रेकर स्कीम चाहिए, उसके लिए 37 तो 37.5 एकड़ आपके पास जगह चाहिए। अगर 800 मेगा है, 800 मेगावाट का 5 प्लांट है तो उसके लिए 73.5 एकड़ आपका 1.5 के लिए, जो 400 केवी का जो स्विच यार्ड है उसके लिए आपको इतना जगह चाहिए। तो वीडियो को पॉज करके ये सब आप जो है ये सब डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। उसके बाद हम जो चले जाएंगे एसेलिंग सिस्टम। एसेलिंग सिस्टम उसके लिए भी आपको जगह चाहिए। एसेलिंग सिस्टम में क्या कहाँ चाहिए? एसेलिंग में जैसे बॉटम एस फ्लाई एस कलेक्शन सिस्टम, फिर क्या है वेट एस कलेक्शन सिस्टम, फिर क्या होता है एयर प्रीटर एपीएस सिस्टम, फिर क्या है आपको साइलो के लिए चाहिए, पंप हाउस के लिए चाहिए, पाइपलाइन, स्लरी पाइप, कंप्रेसर हाउस रूम, कंट्रोल रूम, इस सब के लिए जो चाहिए जो है 500 वाट का अगर 2 यूनिट है आपके पास तो 6 एकड़ आपका एरिया चाहिए। अगर 800 वाट का अगर 5 यूनिट है तो आपके पास 21 एकड़ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एफजीडी सिस्टम। एफजीडी सिस्टम क्या है? फ्लू गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको बोलते हैं। ये एफजीडी सिस्टम क्यों लगाया जाता है आपको तो पता ही होगा। एफजीडी सिस्टम क्या है? लाइमस्टोन से भी हम एफजीडी सिस्टम क्या है? वाटर का जो सल्फर कंटेंट है ये पकड़ने के लिए या एश को पूरा पकड़ने के लिए क्या है, ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए एफजीडी सिस्टम लगाया जाता है कि बाहर में सॉक्स और नॉक्स पैदा ना हो। तो उसके लिए उसका 2 प्रोसेस है। एक प्रोसेस क्या है, लाइमस्टोन बेसिस और सी वाटर बेस। तो उसके लिए क्या है, अलग अलग जगह चाहिए जो है हाई सल्फर, जिस मैंने बता चुका जैसे हाई सल्फर इन कोल, ये सब पकड़ने के लिए क्या एफजीडी सिस्टम लगाया जाता है। तो एफजीडी सिस्टम अगर 500 मेगावाट के पास अगर 2 यूनिट है तो उसके लिए 7 एकड़ चाहिए। अगर 700 मेगावाट का अगर 3 यूनिट है या 800 मेगावाट का अगर 5 यूनिट है तो आपके पास 21 एकड़ चाहिए इसके एफजीडी सिस्टम। उसके बाद क्या है, और भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे आपका एरिया चाहिए। कहाँ चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, सर्विस बिल्डिंग, कंप्रेसर हाउस, फायर स्टेशन, वाटर पंप हाउस, लेबोरेटरीज, हाइड्रोजन प्लांट, डीजी प्लांट, ऑक्सिलरी रूम, फायर वाटर टैंक्स, वर्कशॉप्स, कैंटीन, सिक्योरिटी बिल्डिंग, ये सब के लिए आपको टोटल अगर मिसलेनियस एरिया है तो रोड भी हो सकता है। उसके लिए क्या क्या चाहिए आपका? 10 एकड़ एरिया चाहिए जो है 500 मेगावाट का अगर 2 प्लांट है, 1000 मेगावाट का अगर प्लांट है, या 800 मेगावाट का अगर पाँच यूनिट है उसके लिए आपका 10 एकड़ चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़, क्योंकि बहुत इसके बारे में और भी डिटेल में बात अगर करेंगे तो वीडियो बहुत 1 1.5 घंटा का लेंथी हो जाएगा। तो उससे पहले कि हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, कि आपको कहीं जगह अगर पसंद नहीं है मतलब समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, या कमेंट पे आप लिखिए कि इस जगह पे आपको समझ में नहीं आया तो मैं कमेंट बॉक्स से आपको रिप्लाई उसका मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ले डाउन ऑफ स्टोरेज यार्ड प्लान या प्री असेंबली प्लांट यार्ड।
उसके लिए आपको एरिया चाहिए, उसके लिए आपको मैंने 60 एकड़ चाहिए, जो 500 मेगावाट का अगर 2 यूनिट है, अगर 800 मेगावाट का अगर 5 यूनिट है उसके लिए भी 60 यूनिट चाहिए। फिर परमानेंट स्टोर एंड कंस्ट्रक्शन स्टोर, उसके लिए भी आपको जगह चाहिए। परमानेंट स्टोर वर्क स्पेस के लिए आपका चाहिए 20 एकड़, फिर 10 एकड़ चाहिए फॉर स्टोर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन स्टोर 2 स्टोर होता है। मेन स्टोर क्या है, बिल्ड मतलब पावर प्लांट बनने के बाद जो स्टोर होता है मेन स्टोर बोलते हैं उसको, और बनने से पहले जो कंस्ट्रक्शन स्टोर होता है उसको बोलेंगे हम कंस्ट्रक्शन स्टोर। उसके लिए 10 एकड़ चाहिए, टोटल आपका 30 एकड़ चाहिए। ये 30 एकड़ में आपका हो जाए। कोई भी मटेरियल स्पेयर पार्ट्स आपको चाहिए, मटेरियल या कंज्यूमेबल प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको जगह स्पेशल रखना पड़ेगा। फिर रोड्स के बारे में हमने तो बात ही कर चुका है। रोड के लिए आपको लैंड चाहिए, स्पेशल लैंड, ठीक है। उसके लिए आपको 10 एकड़ में 20 एकड़ आपका चाहिए। 500 मेगावाट का अगर 2 यूनिट है तो 20 एकड़ में आपका हो जाएगा। अगर आपके पास 800 मेगावाट का 5 यूनिट है तो आपके पास 25 एकड़ में आपका हो जाएगा। फिर लैंड कहाँ पे चाहिए, ग्रीन बेल्ट और लैंड और स्क्रैप के लिए। ग्रीन बेल्ट मतलब समझ रहे हो, ये गवर्नमेंट का एक इसमें रूल्स है कि कोई भी पावर प्लांट बन रहा है तो उसके लिए आपको जितना आप पॉल्यूशन फैला रहे हो, उस मतलब जितने एरिया पे आप काम कर रहे हो उतने एरिया पे आपको ग्रीन बेल्ट मतलब ग्रीनरी आपको यूज करना, मतलब प्लांटेशन करना पड़ेगा। कोई भी पेड़, फूल का बागान, कोई भी बगीचा, ये सब लगाना पड़ेगा। रास्ता बनाना पड़ेगा, नया नया पेड़ लगाना पड़ेगा, तो कि आपका पॉल्यूशन ना ज़्यादा हो। पॉल्यूशन आप खुद ही कंट्रोल कर सकें। उसके लिए क्या क्या चाहिए, 150 एकड़ हमने जगह ले लिया है कि 500 मेगावाट का अगर 2 यूनिट है, 800 मेगावाट के लिए अगर 5 यूनिट है तो 290, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो उसके लिए भी आपको जगह स्पेशली रखना पड़ेगा। ये सब देख लीजिए। फिर एस ग्रीन बेल्ट सब टोटल एरिया अगर देखें तो 500 मेगावाट का 2 यूनिट है तो आपका 500 एकड़ लगेगा। आपके पास 800 मेगावाट का अगर 5 यूनिट है तो आपका 1200 एकड़ लगेगा। टोटल जो हमने अभी बताया कि स्टोरेज एरिया, फिर क्या है, वागन्स एरिया इन ओवरफ्लो, लगून्स, ग्रीन बेल्ट, एम्बोर्कमेंट, ये सब एरिया के लिए आपको टोटल 500 मेगावाट जो अभी जो मिसलेनियस बताया, ठीक है। उसके बाद हमने टाउनशिप जहाँ पे टाउनशिप भी बनेगा, कोई भी पावर प्लांट बनता है, जो उसका वर्कर और इंजीनियर जहाँ पे रहता है उसको टाउनशिप बोलेंगे। और टाउनशिप में क्या होता है, टाउनशिप में भी तो उसको भी तो आपका जगह चाहिए। उसके लिए अगर 500 मेगावाट का 2 यूनिट है तो 500 मेगावाट का 2 यूनिट के लिए आपका 100 एकड़ में आपका हो जाएगा। 800 मेगावाट का अगर 5 यूनिट है 150 एकड़ में आपका टाउनशिप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए समरी ऑफ टोटल लैंड रिक्वायरमेंट। अगर ये अभी जो लैंड हमने बताया कहाँ पे कितना लैंड चाहिए, ठीक है, उसका हम टोटल एक समरी निकाले। तो समरी में आप देख सकते हैं मेन प्लांट के लिए मेन प्लांट और ग्रीन बेल्ट के लिए टोटल 450 एकड़, फिर 150 एकड़, फिर टोटल कितना 600 एकड़ चाहिए। और पर मेगावाट के लिए आपका देखा जाए तो 0.6 एकड़ चाहिए। 0.6 आपका लैंड चाहिए पर मेगावाट के लिए, 0.6 एकड़। अगर आपके पास 800 मेगावाट का 5 यूनिट है तो 0.29 एकड़। अगर 0.29 चाहिए इसके लिए 800 मेगावाट का 5 यूनिट है तो 0.29 एकड़ चाहिए पर मेगावाट के लिए। फिर और भी मिसलेनियस जो बताया, ग्रीन बेल्ट, लैंड फॉर कॉरिडोर, पंप हाउस और टोटल टाउनशिप ग्रैंड टोटल आपको देखा जाए तो टोटल लैंड आपको लग रहा है 1420 एकड़, जो कि 500 मेगावाट का दो प्लांट है। 500 मेगावाट का 2 प्लांट है तो 1420 एकड़ लगेगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो पर मेगावाट के लिए आपको लग रहा है 1.242 एकड़। पर मेगावाट के लिए आपको लैंड चाहिए 1.42 एकड़। और अगर आपके पास 800 मेगावाट का पाँच यूनिट अगर बना रहे हैं आप, तो उसके लिए क्या आप ग्रैंड टोटल यूनिट आप ग्रैंड टोटल आपका जो चाहिए यहाँ पे देखिए 2770 एकड़ चाहिए। तो उसके लिए आपको चाहिए 0.69
0.69 एकड़, जो कि 500 मेगावाट का 2 यूनिट बनेगा उसके लिए चाहिए 1.42, और 800 मेगावाट का 5 यूनिट बन रहा है 0.69 एकड़, जो कि बहुत कम है। मतलब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अगर प्लांट का साइज जितना बड़ा रहेगा और एक जगह कंपोजिट रहेगा तो उसके लिए आपको स्पेस बहुत कम चाहिए। लैंड का तो बात हमने कर लिया। उसके बाद बात करेंगे वाटर। वाटर का क्या है? वाटर कहाँ का चाहिए? सोर्स, रिक्वायरमेंट, क्वालिटी पैरामीटर और ड्रॉल पॉइंट, बेसिक पॉइंट। ठीक है। वाटर कहाँ कहाँ चाहिए? वाटर आपको चाहिए कि आपका हीट रेट आपको मेंटेन रखने के लिए, जहाँ पे कूलिंग वाटर के लिए वाटर चाहिए, फिर पानी पीने के लिए चाहिए, ये सब उसके लिए वाटर, फायर स्टेशन के लिए भी वाटर चाहिए। वाटर का बात हो गया। अभी फ्यूल क्या है? फ्यूल के बारे में हम बात करेंगे। फ्यूल में क्या? फ्यूल कहाँ कहाँ पे आपको मिल रहा है, फिर फ्यूल का जो क्वालिटी पैरामीटर, और फ्यूल का जो रिक्वायरमेंट है, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन है, और फ्यूल का कॉस्ट है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो फ्यूल का मेन चीज़ है क्या है? ग्रेड ऑफ नॉन कुकिंग कोल। फ्यूल में ये सब जो सात जो ग्रेड दिख रहा है ना, ABCDEFG, जो ग्रेड बोलते हैं इसको, कोल का ग्रेडिंग बोलते हैं। एक कोल का ग्रेडिंग क्या है? एक्सीडिंग 6200 UHV, जो को बोलते हैं यूजफुल कैलोरीफिक वैल्यू, यूजफुल हीट वैल्यू, जो कि 1 kg में 6200 किलो कैलोरी हीट यहाँ पे मिलता है। और अगर एस कंटेंट उसमें कितना रहता है? 19.5% से आपका एस उसमें मिलता ही नहीं। एस और मॉइस्चर मिला के आपका 19.5% से आपको मिलता नहीं है। और टोटल आपको जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जो GCV बोलते हैं कोल का, अगर ग्रेड ए का है तो उसके लिए आपको जो कोल का जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो है कि 6454, जो 6454 किलो कैलोरी पर केजी। 1 kg में आपका 6454 किलो कैलोरी आपको मिलता है। लेकिन आपके जो इंडिया में जो कोल मिलता है, इंडियन जो कोल है, वो उतना कैटेगरी नहीं रहता। इंडिया में मिनिमम जो कैटेगरी है C, D और E, ये 3 कोल का कैटेगरी आपको मिलता है। ये जो A और B कैटेगरी है इंडिया में बहुत कम मिलता है, क्योंकि इंडियन कोल में एस का क्वांटिटी बहुत बहुत ज़्यादा रहता है। 30 से 40% आपका एस रहता है, जो इंडियन कोल का है इतना एस रहता है। और उसका जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, ये वेरी करता है आपका 3600 से 4000 तक वेरी करता है, क्योंकि इंडियन कोल में उतना कैपेसिटी नहीं है, वो ग्रेड का बहुत कम है। ये सब CDE जो अच्छे क्वालिटी का कोल है, जो आपका ऑस्ट्रेलियन कोल है, जो चाइनीज कोल है, वहाँ से आपको ऑस्ट्रेलियन कोल बहुत अच्छे रहता है। वो मैंथ्रेसाइट टाइप का कोल होता है, जो कि ग्रेड उसका बहुत अच्छा रहता है, और उसका में एस क्वांटिटी भी बहुत कम रहता है, और उसमें हीटिंग भी ज़्यादा होता है, जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद बात करेंगे कोल का जो प्राइस। कोल का प्राइस क्या है? अगर नॉन कुकिंग कोल है, उसका प्राइस अगर पर टन के हिसाब से हम रुपये में देखें, पहले तो है कोल कहाँ कहाँ से मिलता है। कोल देखिए कहाँ कहाँ से मिलता है। BCCL, BCCL, जिसको बोलते हैं BCCL। BCCL का मतलब आपको पता ही होगा, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। ECL, CCL, कुकिंग कोल लिमिटेड, CCL का पूरा NCL, नॉर्दर्न कुकिंग कोल लिमिटेड। ECL, ईस्टर्न कुकिंग कोल लिमिटेड। सेंट्रल कुकिंग कोल लिमिटेड। ऐसा कुकिंग कोल लिमिटेड जो इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से आपको यहीं से कॉल मिल जाएगा। तो पहला जो है ग्रेड ए का कोल है, यहाँ से मिल जाता है 1400, मतलब 1500 रुपये में आपको 1 टन आपको कोल मिल जाएगा। जो कि ग्रेड जी का कोल है, वो आपको 500 या 600 रुपये में आपको 1 टन कोल मिलेगा। लेकिन इंडिया में एक ग्रेड का कैल बहुत एक ग्रेड का जो कोल है बहुत कम मिलता है, जो कि कुकिंग करने के बाद एक ग्रेड का कोल मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले क्या, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्लियरेंस क्या क्या होना चाहिए। जो गवर्नमेंट क्लियरेंस होता है, कोई भी पावर प्लांट बनने के लिए साइट क्लियरेंस होना चाहिए,
फिर उसके बाद लैंड कमिटमेंट क्लियरेंस होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होना। फ्यूल कमिटमेंट मतलब फ्यूल कमिटमेंट मतलब समझ रहे हो, जो फ्यूल है कहाँ से मिलेगा, जो पिछले टॉपिक में मैंने बात किया, इन लोगों के साथ BCCL, CCL, NCL, इन लोगों के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर कमिटमेंट जो हमने बात किया, वाटर की बात स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करना पड़ेगा कि नदी का हम यूज़ करेंगे कुल पावर प्लांट बनने के लिए। उसका लैंड रिक्वायरमेंट जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ बात करना पड़ेगा आपको लैंड प्रोवाइड करने के लिए। फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन क्लियरेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आपको देगा कि अगर रेलवे से आप अगर आप फ्यूल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। उसके बाद क्या डिफेंस क्लियरेंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देता है, ठीक है, ये सब क्लियरेंस। उसके बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेशनली जो कमिटमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टिपिकल न्यू प्रोजेक्ट। और भी क्या क्या क्लियरेंस होना चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से NOC क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जो आप चिमनी बना रहे हो, चिमनी का जो स्टैक है वो स्टैक का हाइट एयरपोर्ट अथॉरिटी का पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एरोप्लेन या कुछ भी जाएगा, या फ्लाइट या जेट या फाइटर जेट कुछ भी जाएगा तो उसको हमेशा माइंड में होना चाहिए। उसके बाद वाटर जो क्लियरेंस फॉर सेंट्रल वाटर कमीशन, जो उसके बाद मैंने अभी जो पिछले टॉपिक की बात की, एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो अभी मेन फोकस है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से आपको मिल जाएगी। या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कहीं पे अगर आप जंगल में काट के आप किसी पावर प्लांट को बनाना चाहते हो, जंगल पेड़ पेड़ काट के, तो उसके लिए क्या फॉरेस्ट से भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा बहुत। तो उसके बाद ट्रांसमिशन परमिशन भी लेना पड़ेगा। जो आप पावर जो जनरेट करो वो लोकल ग्रिड के साथ कनेक्शन होना चाहिए, उसके लिए भी पावर परचेज एग्रीमेंट जो होता है उसके बाद उसको भी होना चाहिए। उसके बाद फिजिबल रिपोर्ट्स कमिटमेंट क्या क्या और भी क्या क्या होना चाहिए। डिमांड एनालिसिस एंड जस्टिफिकेशन, पावर प्लांट का कितना डिमांड हमेशा रहेगा, आपको आप समझ लो कि आप 1000 मेगावाट का आपके पास प्लांट है जो कि 500 मेगावाट का दो है। आपके पावर प्लांट के पास कोई पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं है, आपके पास कोई डिमांड ही नहीं है, तो पावर प्लांट हमेशा लॉस में जाएगा। आपके पास पावर डिमांड ही नहीं है तो उसके डिमांड का भी एक एनालिसिस होना चाहिए और जस्टिफिकेशन होना चाहिए। फिजिबिलिटी स्टडीज, क्योंकि बहुत सारा और भी स्टडी भी होना चाहिए। लेआउट सिस्टम, सिविल वर्क, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, ये सब कंप्लीट और भी रिपोर्ट और भी तैयार करना पड़ता है। उसके बाद जाके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। ये सब सारे जो मैंने चीज़ बताया। उसके बाद टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक कंडीशन, कमर्शियल एक्टिविटीज़, ये सब होना चाहिए। फिर इनपुट्स के लिए क्या क्या चाहिए, डिफाइंड कैपेसिटी क्या क्या होना चाहिए, सिलेक्टेड लोकेशन होना चाहिए, टाइप्स ऑफ प्लांट होना चाहिए, फ्यूल अवेलेबिलिटी होना चाहिए। उसका आउटपुट में क्या क्या आउटपुट क्या, एंड ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन फॉर साइट अरेंजमेंट, फिर कॉन्फ़िगरेशन, साइट सिलेक्शन, इंजीनियरिंग, इक्विपमेंट सिस्टम, मैन पावर रिक्वायरमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑपरेटिंग पैटर्न, ये सब होना चाहिए। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कॉन्ट्रीब्यूट एनवायरमेंटल रिपोर्ट, टेक्निकल डेटा, कॉस्ट एस्टिमेशन। उसके बाद प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, मैन पावर ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फिलोसॉफी, मार्केट फिलोसॉफी, लिस्ट एंड, इसके बारे में बात कर चुके हैं। जो और भी इतने सारे जो लिस्ट चाहिए, ये सब बहुत उसका ये सब मैन पावर ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट, जो आपके पास मैन पावर आ रहा है उसका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैन ऑपरेटिंग मेंटेनेंस एंड फिलोसॉफी, उसके बाद मार्केट फिलोसॉफी, ये सब बहुत। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए, प्रोजेक्ट हमने जो बनाया कैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कहाँ से बॉयलर बैठना चाहिए, कहाँ पे टरबाइन होना चाहिए, फिर कहाँ पे चिमनी बैठना चाहिए, ये सब एस्टिमेशन कॉस्ट है। फिर ये सब इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट बैठ के बनाना पड़ेगा। फिर कॉस्ट एस्टिमेशन एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, कितना कॉस्ट होना चाहिए, टोटल आपको बजट कितना है, फिर टेक्निकल डेटा क्या क्या होना चाहिए, फिर ये सब एयर क्वालिटी कितना होना चाहिए, ये सब लिस्ट। उसके बाद ये जो आपको अभी जो मैंने टोटल अभी इस वीडियो पे हमने बात के, एक एक आपको अगर स्टेप वाइज बताया जाए तो पहला क्या है, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी में क्या क्या आता है, साइट सिलेक्शन, जो प्री फिजिबिलिटी स्टडी, ये क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है ये। उसके बाद जो आज हमने टॉपिक में बात की, ये 3 टॉपिक में बारे में बात किया। जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट, डिटेल एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके बाद सिविल में उसमें क्या क्या आता है, कॉस्ट एस्टिमेशन, अदर इनपुट्स, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CNI, बेसिक इंजीनियरिंग, साइट स्पेसिफिकेशन स्टडीज। उसके बाद एनवायरमेंटल अप्रूवल, टेक्निकल, इकोनॉमिक्स,
फिर स्टेशनरी क्लियरेंस, उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टेज। ये सब कुछ, ये सब सारे चीज़ पूरा होने के बाद हम फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं ये सब चीज़ सारे क्लियरेंस होने के बाद। उसके बाद क्या है, ये लास्ट पूरा वीडियो हम लास्ट तक आ चुके हैं और 2-3 स्लाइड ही बचा है। पहले लास्ट में क्या है, कोई भी थर्मल प्लांट वैन है, उसे अगर एमिशन है, कोई भी पावर प्लांट है उसका एमिशन है जो कि चिमनी से निकलता है, उसका गवर्नमेंट से जो क्लियरेंस आता है, जो 150 जो पर्टिकुलर मैटर है, पीपीएम जिसको बोलते हैं, जो गैस का पीपीएम है 150 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में, जो कि पीपीएम 50 पीपीएम का मेंटेन किया जाता है, जो कि 150 से 300 है, वो कि बहुत पुराना डेटा है। अभी तक जो रिसेंट डेटा है 50 से 100 बहुत मैक्सिमम है। जो कि प्राइवेट प्लांट है वो 50 से ज़्यादा अगर होता है, कहीं पकड़ा जाता है, उसके ऊपर बहुत हेवी फाइन करते हैं, जो कि अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बनाया गया था। अगर 150 लिमिट से ज़्यादा हो जाता है पार्टिकुलेटर मैटर, तो आपके पावर प्लांट के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। लेकिन क्या है, और भी इसमें कम हो चुका है। पहले क्या एफजीडी सिस्टम नहीं था, अभी एफजीडी सिस्टम आने के बाद या चिमनी का हेड बनने के बाद क्या है, बहुत सारे पॉल्यूशन हम कंट्रोल कर चुके हैं, जो कि 50 से 75 अभी स्टैंडर्ड है। फिर जो हमने और एक 2-3 टॉपिक है, क्या क्या है, कोई जो हम पावर प्लांट में जो हम पानी यूज कर रहे हैं, वो पानी का जो हम किसी अगर सी या समुंदर से या नदी से पानी ले रहे हैं, पानी वो कूलिंग टावर में कूलिंग करने के बाद जो पानी हम अगर सिंगल सिस्टम है आपके पास, पानी दोबारा हीट करके दोबारा समुंदर में छोड़ रहे हैं, वो पानी का जो टेम्परेचर है 7 से 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा, पानी आप नदी या समंदर में छोड़ देंगे, तो वहाँ पे जो पानी का जो वहाँ पे जो वहाँ पे जितने सारे इकोसिस्टम है, वो सब सारे खराब हो जाएंगे। वहाँ मछली है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ है, जो कि पानी का इकोसिस्टम है बहुत खराब हो सकता है। तो उसके लिए ये मैंडेटरी है कि 7 से 10 डिग्री तक होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए। आपको अच्छा लगेगा, इतना इतना मेहनत किया हमने पूरा वीडियो में। वीडियो बहुत लेंदी है, फिर भी पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को बिल्कुल लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपके पास जो आपके दोस्त लोग हैं, उन लोगों के साथ आप शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत से हमने वीडियो बनाया है, हमको अच्छा लगेगा अगर आप लाइक करें तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।